Hi friends, good morning, welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZL Learn English, झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाग। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, और उसके परिभाषा को जानेंगे और उसको हम खुलासे के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाग। यानी जो भी सेंटेंस होता है, जो भी वाक्य होता है, उस वाक्य के जो भाग होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बतलाएंगे। तो दोस्तों, जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, जो वाक्य के भाग होते हैं, वो चार तरह के होते हैं। कोई भी वाक्य होगा या कोई भी सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस के जो पार्ट होंगे वो चार हिस्सों में बटा होता है, चार भागों में विभाजित किया जाता है। पहले को कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। दूसरे को प्रीडिकेट, और तीसरे को ऑब्जेक्ट, चौथे को कंप्लीमेंट। यानी कि जो भी वाक्य हो, जो भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के जो पार्ट होंगे वो चार पार्ट होंगे। सब्जेक्ट होगा, चाहे प्रीडिकेट होगा, चाहे कंप्लीमेंट, चाहे ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के अंदर ये चार भाग होते हैं। ठीक है, अब आइए इन तमाम को हम एक एक करके समझते हैं और उसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, किसी भी काम को करने वाला। इसके जो परिभाषा है, इसके जो इंट्रोडक्शन है, इसके जो डिफिनेशन है वो है द सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग विच परफॉर्म्स सम एक्शन और इज एसोसिएटेड विद द एक्शन। ठीक है, ये इनके परिभाषा हुए, इंट्रोडक्शन हुए। इसका अगर हिंदी में आप परिभाषा जानना चाहें, द सब्जेक्ट इज अ पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट ऐसा पर्सन है या ऐसी चीज है, और थिंग ऐसी चीज है विच परफॉर्म्स सम एक्शन, जो कुछ एक्शन को परफॉर्म करता हो, यानी जो कोई काम अंजाम देता हो, और इज एसोसिएटेड विद द एक्शन, या किसी काम के साथ वो जुड़ा हो, किसी एक्शन के साथ वो एसोसिएट हो। अगर इसको आप सरल शब्दों में, आसान लफ्जों में समझना चाहें तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कहते हैं ऐसे पर्सन को या ऐसी चीज को जो किसी काम को अंजाम देने वाला होता है, या किसी या जिसके बारे में कोई बात की जाए, यानी किसी एक्शन के साथ वो मिला हुआ होता है, एसोसिएट होता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब आइए इसके एग्जाम्पल को लेकर के हम समझें। यहाँ पे मैंने चार एग्जाम्पल लिया है, चार मिसाल लिया है, चार उदाहरण लिया है। देखिए, क्या ही इज रीडिंग। क्या है? ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। ठीक है, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। सलीम इज स्लीपिंग, सलीम सो रहा है। सलीम इज ए गुड बॉय, सलीम एक अच्छा लड़का है। तो देखिए, एग्जाम्पल के ऊपर आप गौर करें। ही इज रीडिंग, ठीक है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट कौन होगा? इसके अंदर सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से ही इज ए डॉक्टर, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन होगा? ही होगा। इसी तरीके से सलीम इज स्लीपिंग, सलीम सो रहा है, तो इसके अंदर सलीम होगा। और सलीम इज ए गुड बॉय, तो इसके अंदर सलीम होगा सब्जेक्ट। अब हमें यह जानना है कि ये सब सब्जेक्ट कैसे हुए। तो पहले एग्जाम्पल को देखिए, ही। तो आपने सब्जेक्ट के परिभाषा में आपने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट कहते हैं ऐसे पर्सन को या ऐसी चीज को जो किसी काम को अंजाम दे रहा हो। पढ़े थे ना? तो यहाँ पे जो है ही इज रीडिंग, यहाँ पे एक पर्सन है, वो किसी काम को अंजाम दे रहा है। वो काम क्या? पढ़ना है। तो खुलासा ये हुआ, कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि इसके अंदर जो काम को अंजाम देने वाला यानी पढ़ाई करने वाला है वो क्या? ही है, जो कि एक पर्सन है। ठीक है, अब आइए नंबर 2 पे। ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर ही सब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट कैसे है? सब्जेक्ट इस तौर पे है कि मैंने परिभाषा में ये बतलाया था, जो किसी काम को परफॉर्म करने वाला हो, किसी काम को अंजाम देने वाला हो, या किसी काम से वो एसोसिएट हो, यानी जिसके बारे में बतलाई जाए कि वो किसी काम को अंजाम देने वाला है, तो क्या हो गया? वो ही हुआ। और इसी तरीके से ही इज ए डॉक्टर, यानी किसी शख्स के बारे में या किसी चीज के बारे में, किसी
चीज की खबर दी जाए, किसी चीज के बारे में बतलाया जाए, वो भी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए ही, इसके बारे में ये खबर दी जा रही है कि वो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का एक खबर देना ही के बारे में, ठीक है, कि वो एक डॉक्टर, किसी इंसान ने आपको कहा, किसी पर्सन ने कहा कि वो एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे डॉक्टर होने की खबर दी गई एक इंसान के बारे में जो कि ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। सलीम इज स्लीपिंग, सलीम सो रहा है, तो यहाँ पे सोने का काम कौन अंजाम दे रहा है, सलीम दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सलीम यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब आइए, सलीम इज ए गुड बॉय, सलीम एक अच्छा लड़का है, तो सलीम के बारे में एक खबर दी जा रही है, एक बात बतलाई जा रही है कि सलीम जो एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे सलीम क्या हुआ, ये एक सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट इस तौर पे हुआ कि सलीम के बारे में कोई खबर दी जा रही है, यानी वो किसी एक्शन से एसोसिएट है, वो एक्शन उसका क्या, अच्छा होना, ठीक है। तो आई होप कि आप सब्जेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। अब आइए कि दूसरे नंबर पे क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रेडिकेट कहते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बतलाया जाए, जो कुछ कहा जाए, वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोला कि ज़ियाउद्दीन अच्छा लड़का है, सलीम अच्छा लड़का है, जैद अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जैद ज़ियाउद्दीन की अच्छाई होने की जो खबर दी जा रही है, तो वही क्या होगा, वही प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट की जो परिभाषा है, उसके इंट्रोडक्शन है, वॉट एवर इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा हो, जो कुछ, ठीक है, कर्ता के बारे में कहा जा रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में खबर दी जा रही है, किस चीज की, पढ़ने की, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम, यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी होंगे, तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। इसी तरीके से ही इज ए डॉक्टर, ठीक है, वो एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में डॉक्टर होने की खबर दी जा रही है, तो सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी होंगे वो प्रेडिकेट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब आइए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, उसके क्या परिभाषा है। तो दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्ट, उसकी परिभाषा है, द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्क, ठीक है। इसको अगर हिंदी में समझना चाहें तो इसकी परिभाषा होगी कि ऐसा ऑब्जेक्ट कहते हैं ऐसे पर्सन को या ऐसी चीज को जो किसी वर्ब के एक्शन के जरिए प्रभावित होता हो, उस पर असरअंदाज होता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, फार्मर इज प्लॉगिंग द फील्ड, यानी कि किसान खेत को जोत रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फार्मर तो सब्जेक्ट हो गए, इज हो गया वर्ब, प्लॉगिंग भी हो गया मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मैन वर्ब। द फील्ड जो यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ। किस तौर पे यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। वो कैसे, तो देखिए, फॉर यहाँ पे जो प्लॉगिंग, हल जोतना, तो हल जोतने का असर फील्ड पे पड़ा, किस पे पड़ा, फील्ड पे पड़ा। और इसके परिभाषा में आपने पढ़ा था कि जो वर्ब के एक्शन के जरिए जो चीज प्रभावित होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे हल जोतने से कौन चीज प्रभावित हुई, ये फील्ड, यानी कि खेत प्रभावित हुई, उसके ऊपर असर पड़ा। तो ये आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अब आइए दोस्तों कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में रखा जाता है, यानी उसके दो टाइप्स होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहले को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। दोस्तों देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं when non-living is used as an object, यानी कि जो निर्जीव चीज, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो, ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा हो और वो नॉन लिविंग हो, यानी गैर जानदार चीज हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, तो इसके अंदर अ लेटर जो है, यानी कि एक खत, ठीक है, अ लेटर एक खत, तो ये खत
लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, इसलिए कि इसके अंदर जान नहीं है यानी जानदार नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब आइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं व्हेन लिविंग थिंग, ठीक है, इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो जानदार चीज है, ठीक है, वो किसी सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां पे देखिए, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो यहां पे यू जो है, ये कोई ना कोई पर्सन होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या चीज है? नॉन लिविंग या लिविंग? लिविंग है। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा हो और वो लिविंग हो, तो क्या हो जाएंगे? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट होता है कि ऐसा सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ जमा हो जाते, उसका क्या करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे, ही gave me a glass, उसने मुझे a glass of water, ठीक है, उसने मुझे एक गिलास पानी दिया। He gave me a glass of water। तो दोस्तों, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर एक साथ जमा हो जाए, तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। लेकिन अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बजाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें पहले रखना है, तो ऐसे केस में, ऐसी सूरत में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, पहले था ही गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन हम सेंटेंस को यूं बनाए, ही गिव ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी दिया, मुझको दिया, तो टू मी। तो यहां पे टू का यूज होगा, या फोर का यूज कर सकते हैं। क्या? फेच मी ए पेन, तुम मुझे एक पेन दो। तो यहां पे मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम शुरू में रखना चाहे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहे, तो ऐसे केस में, ऐसे सूरत में हमको मी से पहले फोर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो जाएगा फेच अ पेन फॉर मी। तो आई होप कि आप ऑब्जेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। मैं इसको आसान लफ्जों में शॉर्टकट में बदला देता हूं। आपने ऑब्जेक्ट के बारे में ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कहते हैं ऐसे वर्ड को जो किसी काम के जो एक्शन होते हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ता हो, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि फार्मर इज प्लॉगिंग द फील्ड, यहाँ पे एक काम है हल जोतना, इसका इफेक्ट खेत पे पड़ा, तो ये क्या हो जाएंगे? ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपने ये पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई सा भी वर्ड अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा हो और वो नॉन लिविंग हो, तो क्या हो जाएंगे? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और अगर लिविंग हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट हुआ कि अगर दोनों एक ही साथ जमा हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, ठीक है। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो यहां पे मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। लेकिन अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, किसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना हो? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? लिविंग को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में रखना हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू या फोर का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ही गेव अ पेन टू मी। समझ गए? तो बस ऑब्जेक्ट के बारे में इतना ही था। अब आइए चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, उसके क्या परिभाषा है? तो दोस्तों देखिए, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं द वर्ड विच इज यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड
विच इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब के मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए। यानी कि ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो किसी भी क्रिया के माने को यानी उसके मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ही हैज ए कार, क्या है? ही हैज ए कार। सलीम इज अ गुड बॉय, रियाज वॉज ए डॉक्टर। ही हैज ए कार, ठीक है, वो उसके पास एक कार है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने इसके परिभाषा में पढ़ाया कि ऐसा वर्ड जो किसी भी वर्ब के मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज हुआ हो, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर एक कार जो है, ये किस तौर पे यूज हुआ है? ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हुआ है। कैसे? अगर हम दे देते ही हैज, ठीक है, वो रखता है, तो इससे हमें कोई बात मालूम नहीं पड़ रही है, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है, क्या रखता है। तो यहाँ पे हैज जो ये वर्ब है, कौन सा वर्ब है? आपको मालूम होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, समझ गए? इसी तरीके से सलीम इज अ गुड बॉय। सलीम है, क्या है? तो ये जो है क्या है, हमें कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन अगर एक गुड बॉय लगा दिए तो ये क्या हो जाएंगे? ये जुमले यानी मुकम्मल हो जाएंगे और मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से रियाज वॉज ए डॉक्टर, रियाज एक डॉक्टर था, लेकिन एक डॉक्टर को हम हटा दें तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होंगे, इसका कुछ भी माने हमें समझ में नहीं होगा, हो जाएगा रियाज वॉज, रियाज था, क्या था मुझे मालूम नहीं। अगर हम डॉक्टर लगा दिए तो हमें पता चल जाएगा कि रियाज एक डॉक्टर था। तो ये जितने भी वर्ब के बाद यूज हुए तमाम के तमाम कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट ये कहलाता है। तो इसको आसान शब्द में समझिए कि ऐसा वर्ड जो वर्ब के माने को मुकम्मल करने के लिए, वर्ब के माने को कंप्लीट करने के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज हुआ हो, प्रयोग हुआ हो, तो उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जैसा कि आपने अभी समझा। तो दोस्तों आज जो कुछ आपने पढ़ा उसको मैं आसान लफ्जों में बतला देता हूं फिर से। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा। सब्जेक्ट के बारे में आपने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है या किसी भी एक्शन से वो एसोसिएट होता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट कहते हैं कि जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई बात मालूम है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कोई खबर दी जा रही हो, उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं कि किसी भी काम का असर जिस चीज के ऊपर हो, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ऐसे वर्ड को जो किसी भी वर्ब के माने को मुकम्मल करने के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज हुआ, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।